सभी खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ सभी खास मेहमान। आलोक कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। BVR सुब्रमण्यम जी, जो कि CEO है नीति आयोग के। KV राजू जी, जो कि मेंबर हैं PMEAC और इकोनॉमिक एडवाइजर हैं CM के। और अभय शर्मा जी, चीफ बिजनेस ऑफिसर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, यानी कि पेटीएम जिसे हम आमतौर पर जानते हैं। जोरदार तालियां सभी के लिए हो जाएं। सभी खास मेहमान हमारे साथ यहाँ उपलब्ध हैं। और शुरुआत मैं करूंगी आलोक जी से, क्योंकि आलोक जी का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। इसी की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ये जुड़े रहे हैं और उत्तर प्रदेश को भली भांति समझते हैं। लेकिन आलोक जी, सबसे पहले, क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप जिसका गठन जून में ही हुआ है और आप उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं जैसा कि मुझे जानकारी मिली है: अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। ये नाम पहले तो कैसे पड़े, इसके बारे में बताइए। और ये क्या है, क्यों है और इनका मकसद क्या है, क्या इन्हें पाना है, क्या अचीव करना है? थैंक यू नेहा जी। सो हमारे ऑनरेबल PM ने जब विकसित भारत बाय 2047 उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया कि हमें बाय 2047 हमें इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाना है, तो हमारे ऑनरेबल CM ने उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये चीज़ कहा कि हाँ, हमें जब बाय 2047 यूपी शुड बी द टॉप मोस्ट स्टेट, और हमें प्रयास ये करना है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन विकसित भारत के संबंध में यूपी के तरफ से आए। और उसी को देखते हुए उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम सभी को इंस्ट्रक्ट किया कि हम लोग 2047 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए। उसके बाद CM साहब के लेवल से कई डेलिब्रेशंस हुए। उसके बाद हम लोग ने 3 थीम आइडेंटिफाई किए: अर्थ शक्ति, जीवन शक्ति और सृजन शक्ति। अर्थ शक्ति का मतलब है कि जो भी ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर्स जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें मोस्टली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि हमारा कृषि प्रधान हमारा प्रदेश भी है, और एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइव स्टॉक सेक्टर, डेयरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज, IT एंड टूरिज्म। तो ये हमारे 5 जो पिलर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये अर्थशक्ति कहलाते हैं। और हमने इसी तरह से सृजन शक्ति में जो बेस बनते हैं इस इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, अर्बन डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, तो ये सारे मिलकर के हमारे सृजन शक्ति बनते हैं। एंड जीवन शक्ति जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ह्यूमन एंगल है रिलेटेड टू कि किस तरह से हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज स्किलिंग में प्रमोट करें, एजुकेशन को प्रमोट करें, और हमारे हेल्थ में हम लोग जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और किस तरह से सेफ्टी एंड गवर्नेंस के इश्यूज को हैंडल करें, तो ये सारे मिलाकर के सृजन शक्ति कहलाते हैं। थोड़ा सा आप लोग प्लीज शांति बनाए रखिए, क्योंकि जो गेस्ट हैं उनको डिस्टर्ब भी होता है और बोल नहीं पाते हैं ठीक से। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, और फोन साइलेंट पे कर लीजिए। सुब्रमण्यम जी, 2047 तक विकसित भारत, 2029-30 तक विकसित यूपी। लेकिन यूपी का कितना योगदान इस 2047 विकसित भारत में रहने वाला है? आपका विजन क्या है इसको लेकर, और इसमें सबसे बड़ी अड़चनें क्या हैं? क्योंकि हम करते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हम यहाँ पर 3 नाम भी आलोक जी ने जो बताए उसमें भी हमने कैटेगोरिकली ये बताया कि कैसे इनका योगदान विकसित यूपी में रहने वाला है। लेकिन आप क्योंकि नीति आयोग से जुड़े हुए हैं, तो आपका तो काम ही सिर्फ नीतियां बनाना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में सरकार को एडवाइस देना है। तो आपका विजन क्या है 2047 विकसित भारत को लेकर, और इसका यूपी का क्या योगदान रहने वाला है? पहली बात, भारत का एक छठा हिस्सा है यूपी, 1/6। अगर भारत को विकसित होना है तो यूपी को विकसित होना ही पड़ेगा। विकसित यूपी नहीं हुआ तो विकसित भारत भी नहीं होगा। तो ये कहूँगा कि एक साइकिल के दोनों पेडल हैं, सो दोनों अगर साथ चलेंगी तभी साइकिल आगे चलेगा। ये विकसित भारत, ये ऐसा नहीं हो सकता कि देश विकसित हो जाए और देश का सबसे बड़ा राज्य और बड़ा एक छोटा हिस्सा नहीं है 1/6, वो विकसित ना हो, ये संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यूपी का साइज देखिए। यूपी करीब 24-25 करोड़ लोगों की आबादी है। मैंने अगर ये एक आज़ाद देश होता तो ये दुनिया का 5वां बड़ा देश होता। तो अपने आप में यूपी को आगे बढ़ाना एक ह्यूमंगस टास्क है, मैंने एक ऐसा बड़ा प्रयास है
जिसको मुमकिन करने के लिए ऐसे आप मेहनत करना पड़ेगा जो साधारण नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे तो ये जो गंगा यमुना का ये जो भूमि है, ये देश का माने हार्टलैंड आप कह सकते हैं। यहाँ की ही सोच से ही ये देश बना है। मैं दक्षिण भारत से हूँ, मैं उत्तर भारत में काम करता हूँ और कश्मीर में काम किया हूँ, लेकिन हम सब लोगों की नज़र ये इस इलाके पे रहता है। तो सर, यूपी एक मेरा सवाल है, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों का ना बड़ा एक माइंडसेट है उत्तर प्रदेश को लेकर, और जब आप वहां जाते हैं ना तो ये माइंडसेट दिखता है इन आ गए नॉर्थ इंडियंस। तो ये माइंडसेट से मतलब दक्षिण भारत क्या कई और ऐसे हैं, वेस्टर्न इंडिया में भी ये माइंडसेट है, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लुक डाउन करते हैं नॉर्थ इंडियंस, खासतौर पर जो यूपी के और बिहार के लोग हैं, और ये न्यूज़ में भी आता है अलग अलग तरीकों से। अब उस चीज़ से क्या हम उबर पाए हैं उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते? क्योंकि अगर हम अब एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखे जा रहे हैं, एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर देखे जा रहे हैं, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्लरिश कर रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो क्या अब हम उस चीज़ से निकल पाएंगे? गर्व से कह सकेंगे हम हाँ यूपी पहली वाले हैं? बात, मैं तो साउथ का हूँ, आंध्रा का हूँ। हमारे यहाँ पहले तो ऐसी कोई मानसिकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के और हम कोई एक घृणा की से देखते हैं। ये हाँ नहीं, मैंने लुक डाउन आपने शब्द यूज़ किया ना, वो है ही नहीं, उल्टा। हमेशा हमने देखा है कि आपको पढ़ना लिखना है तो उत्तर प्रदेश एक सेंटर है। आप दो पीढ़ियाँ पहले अगर चले जाएं तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ पर या तो काशी या इलाहाबाद या लखनऊ या कानपुर की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ा हो। मेरे फादर खुद बनारस में पढ़े। उस जमाने में जो यहाँ का जो शिक्षा का जो केंद्र था, तो लोगों के मन में धार्मिक दृष्टि से हो, शिक्षा के क्षेत्र से हो, और आप इंडस्ट्रियली भी देखेंगे 50-60s तक तो यूपी तो लीडिंग स्टेट था देश का। ये बीच में फिर पीछे फिसल गया, ये अलग बात है। बट 1950 में पर कैपिटा इनकम, मैं अभी देश का देख रहा था कुछ साल पहले, जीडीपी पर कैपिटा यूपी का बहुत आगे था। आपके जो इंडस्ट्रियल, हाँ नहीं, कानपुर हुआ आपका, ये जो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, अब नोएडा भी काफी बड़ा मोदी कंट्रीब्यूटर नगर, है। पूरा जो लाला गुजरमल मोदी ने जो वहाँ स्थापित किया, दिस ऑल प्री इंडिपेंडेंस। तो ये यूपी वाज अ सेंटर ऑफ इंडस्ट्री। अब ये अलग बात है क्या वजह से ये पीछे हो गया है, ये अलग बात है। लेकिन और अगर देखेंगे, मैं सुबह ही कह रहा था, हैदराबाद को एक नवाबी निज़ामी शहर माना जाता था, 11 बजे आराम से आओ। अब लोग ऐसा नहीं सोचते उस शहर के बारे में, हैपनिंग सिटी हो गया है। तो ये परिवर्तन 20 साल में हुआ है। तो उसी तरह परिवर्तन यूपी में भी, जो भी आपको लग रहा हो यहाँ पर, बाहर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं। ये अलग बात है क्योंकि आबादी ज़्यादा होने से और अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह होने से लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं दूसरी जगहों पे काम करने के लिए। लेकिन आप देखेंगे जहाँ भी जाते हैं यूपी के लोग लोकल जगह में मिल जाते हैं। मैं आंध्रा में, आप जाके हमारे फिल्मों में देखिए, हाफ द हीरोइंस आर फ्रॉम यूपी ओनली। आई मीन दैट इज अ फैक्ट। आपको कोई साउथ इंडियन हीरोइन आजकल मिलती ही नहीं है। सो आई डोंट थिंक उस प्रकार का मानसिकता है। आप टूरिज्म में देखिए, मुझे किसी ने काशी में बताया था कि वहाँ पर आधे से ज़्यादा टूरिस्ट जो आते हैं एक्चुअली तमिलनाडु और आंध्रा से आते हैं। ये है। बट कमिंग आपने जो पहले जो प्रश्न पूछा, हर देश के इतिहास में कोई ऐसा एक वक्त आता है जब देश अपने पुराना ऐतिहासिक गति का जो दर है उससे टूट के एक एक्सेलरेटेड रेट पे आगे बढ़ सकता है। और ये एक टर्निंग पॉइंट, कस्प, ये भी कुछ भी आप बोलिए, भारत अभी एक ऐसे कस्प पे है। क्यों? मैं 35 साल की मेरी नौकरी, मेरी पूरी नौकरी में मेरी पूरी जो तजुर्बा है किस चीज़ पे है? या तो गरीबी के संबंध में, बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, राहत कार्यों में, या लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का, रोटी कपड़ा मकान जैसे मुद्दों को हल करने के लिए। अगर आप देखेंगे खास करके पिछले 10 सालों में इन चीज़ों का हल निकल चुका है। अब देखेंगे हर गांव में सड़क पहुंच चुका है, हर गांव में हर घर में बिजली पहुंच चुका है, हर घर में नल अगले साल के अंत तक नल पहुंच जाएगा। तो मैंने ये जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं लोगों को पहुंचाने का जो काम है, ये देश में खत्म हो गया। एक तरफ से देखें तो मेरे जैसे अधिकारियों का सोचना होगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी ये तो सब हट गए, इसके बाद क्या करें। और अगर ये देखें,
यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री की जो कल्पना रही, ठीक है, अब पुराने गोल्स तो निपट गए, अब लोगों के लिए नया गोल होना चाहिए, और नया गोल है विकसित भारत होने का। और विकसित भारत का गोल क्या है कि हम एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री से एक छलांग मार के हम एक विकसित देश बने। और आप इतिहास में देखेंगे, जिन देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रॉब्लम्स को निपट लिया, वो सडनली बड़े तेजी से तरक्की करते हैं। और आप ये हर देश में, आपने साउथ ईस्ट एशिया में देखा है, ईस्ट एशिया में देखा है, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी देखा है। तो अगर हम अपने अर्थव्यवस्था को, हमारे काम करने के तरीकों को अगर हम बदल सकते हैं और ये लक्ष्य लेके आगे बढ़े, हम बहुत ही गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम लोग 8-10% के रेट से ग्रो कर सकते हैं, आई मीन रियल टर्म्स में, और ये देश विकसित हो सकता है। और अब इस पे यूपी पे आता हूँ। देश ने क्या गोल रखा कि हम एक $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेंगे। $30 ट्रिलियन, और हर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम क्या होना चाहिए, गोल रखा है $18,000 का। अगर आप यूपी का देखेंगे, उसका एक 5वां हिस्सा तो यूपी को बनना ही पड़ेगा, तभी तो वो 30 ट्रिलियन। विकसित भारत एक अलग चीज नहीं है, विकसित भारत विकसित राज्यों का एक समूह है। तो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को उसका 20% होना होगा, तो देश 30 ट्रिलियन का होगा तो उत्तर प्रदेश को 6 ट्रिलियन बनना ही पड़ेगा। इसी धारणा के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को ये कहा कि आप अपने अपने राज्यों के लिए एक विकसित राज्य बनने का एक विजन बनाइए। और विजन केवल एक कल्पना नहीं, वो विजन के साथ एक एक्शन प्लान हो जो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी के साथ आलोक जी और उनके बाकी साथी, मुख्य सचिव जी और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्लान बना रहे हैं जिससे कि यूपी को विकसित यूपी बनाए। उसके लिए इन्होंने अलग अलग पिलर्स और स्कीम्स बनाई है, और ये अगले 2-3 महीने में पूरा होगा। और यूपी $6 ट्रिलियन, माने बस एक लाइन बोलूंगा, वो आज की तारीख पे केवल अमेरिका और चाइना का अगला नंबर वाला कंट्री होगा अगर $6 ट्रिलियन। तो कल्पना है कि यूपी की जीडीपी 2047 में आज भारत की जो जीडीपी है उससे 1.5 गुना बड़ा हो। आप कल्पना नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी संख्या है। अभय जी, माइक लीजिए। लोग कई बार कल्पना नहीं कर पाते हैं कि उत्तर प्रदेश भी एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सकता है। आपने अपना बेस नोएडा चुना, क्या बहुत सारे लोग इस बात से हैरान थे? वो चाहते थे कि किसी और बेहतर जगह जाएं, गुड़गांव, क्योंकि आपने बताया कि लोग हैरान रह जाते हैं जब आप ये कहते हैं कि नोएडा आपका बेस है और उसके बाद आप देश भर में फैले हुए हैं। कोई इस बात का परिचय देने की तो ज़रूरत नहीं है। तो क्यों इस जगह का चुनाव, और किस चीज़ ने आपको इंसेंटिवाइज किया? तो पहले तो धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, सभी का नमस्कार। तो पेटीएम की शुरुआत हुई थी समवेयर अराउंड 2012-2013 के आसपास। तब हमारे पास चॉइस थी कि या तो हम बेंगलोर जाएं या गुड़गांव जाएं या मुंबई जाएं, जहाँ पे जनरली उस टाइम के स्टार्टअप जा रहे थे, राइट। पर जो हमारे फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, ही इज़ फ्रॉम अलीगढ़, तो उनका एक सपना था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे पूरा हिंदुस्तान का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। उस टाइम ना तो स्मार्टफोन इतने थे, ना कोई इंटरनेट इतना था, तो उस टाइम ये कल्पना करना कि मुझे कोई ऐसी सर्विस बनानी है जहाँ से मोबाइल फ़ोन पे आपका पेमेंट भी हो जाए। तो उन्होंने जो उस टाइम जो सोचा कि मैं यूपी से हूँ और मैं यूपी में ये काम करूँगा और जो मेरा क्षेत्र है वो यूपी होना चाहिए, इस बात को लेके हमारे पास जो हमारे इन्वेस्टर थे उनके पास गए, उनको कन्विंस किया, क्योंकि वो शुरू से चाहते थे कि हमारा यूपी में हो। तो हमारा 2012 में जन्म हुआ और हमने उस टाइम से ये सोचा और ये प्रॉमिस किया कि हमारा हेडक्वार्टर, हमारा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र सब नोएडा में रहेगा, यूपी में रहेगा। और जब से आज तक हम नोएडा में हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नोएडा के अलावा हमारा हेडक्वार्टर कहीं और नहीं होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो एक कहना है या उनका जो लक्ष्य है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सर्विंग नेशन, सर्विंग इंटरनेशनल, so I'm very proud to say that we are made in UP and serving the entire India and also now international. राजू जी, क्योंकि हम बात विकसित यूपी की कर रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का है जिनको आपने सम्मिलित किया है। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि ये सीएम का विजन था कि सब एक साथ मिलजुल कर काम करें और 2029-30 तक जो आपका विकसित यूपी का सपना है वो साकार हो सके। अब इनको एक साथ सम्मिलित करने में कई तरह की चुनौतियां आती हैं, कई बार आइडेंटिफिकेशन और कई तरह के और भी
गवर्नमेंट रिलेटेड और वर्किंग रिलेटेड कई सारे हर्डल्स होते हैं, उन सबको पार करते हुए अब ये लक्ष्य कितनी जल्द हासिल हो सकता है, चर्चा इस बात पर नहीं है, लेकिन ये लक्ष्य कैसे हासिल हो सकता है, चर्चा इस बात पर है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर प्रकाश डालें कि क्या है रोड मैप, क्योंकि आप भी उन एडवाइजरी काउंसिल से जुड़े हुए हैं और तमाम तरह की नीतियों पर काम कर रहे हैं, अपनी भी सुझाव दे रहे हैं। तो क्या ये वो सुझाव हैं, अगर हम 1 to 5 वो सुझाव आपके जान सके, क्योंकि सुझाव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्राइमरी कौन से वो सुझाव हैं? नमस्कार, मैं आज तक टीम को आभार हूँ ये मौका देने के लिए। सबसे आखिर में आने के लिए ये भी सुविधा है, बहुत सारे पॉइंट्स सारे दिग्गजों ने कवर किया है। फिर भी कुछ सारांश क्या है। 2017 में यूपी 17th रैंक में था देश में, आज 3CD रैंक में है। तो ऐसी नहीं होता, तो ये निरंतर प्रयास किया है, या आरबीआई ने माना है, मॉस्पी ने माना है, नीति आयोग ने माना है। हमको निरंतर नीति आयोग से, आरबीआई से और भी जितने भी सलाहकार मंडली है उन सब से निरंतर मार्गदर्शन मिलते रहता है। ये भी चीज है, हम लेते भी रहते हैं। अब थोड़ा से पिछले 8 साल में क्या किया, पूरा उत्तर प्रदेश में 2 प्रादेशिक विकास होना बहुत ही आवश्यकता है, एक पूर्वांचल, एक बुंदेलखंड। हमने 2019 का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है, अगर बाकी क्षेत्रों से तुलना करें। हाँ। तो अग्रणी जो है वेस्टर्न यूपी के काफी सारी जगह हैं, लेकिन बुंदेलखंड और पूर्वांचल खास तौर पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके आंकड़े हैं कि वो 1% कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ की जीएसडीपी में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, मैं थोड़ा बता दूं, ये गलत है। इसी के लिए तो 2018, 19, 20 में ये सारे प्रयास किया। सिर्फ गोरखपुर का आज की स्थिति में एक उदाहरण के लिए 51,485 crores GDP of a district. Okay, look at Agra, another 48,000 crores. वाराणसी is a 52,000 crores GDP of a just one district. ये हुआ कैसे? ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है। आप कभी भी कोई भी लोग आप देखिए, नियोजन विभाग में आलोक कुमार की अध्यक्षता में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। वी गॉट अ वेरी प्रोएक्टिव एंड डायनामिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी which did not happen all these years. District level GDP, UP is the first in the entire country to do the district level GDP document available on website. आप कभी भी देखिए, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। तो आपको ये मालूम हो जाएगा कौन सी जनपद, ललितपुर हो, झांसी हो, गाजीपुर हो या गाजियाबाद हो। टॉप पर कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। यस। नहीं, हमेशा होता है क्योंकि एज most of the entrepreneurs are settled in Gautam Buddha Nagar. नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर ये टॉप पर माने हम? I think Gautam Buddha Nagar is highest. हाँ, Noida Yes, is highest. उसके correct. बाद followed by the rest. Yes, but you also have a Lucknow, you also have a Kanpur. I said Kanpur. Okay, so these are all the major districts. But you please look at the history. ये कोई एक दिन में नहीं होने वाला है, एक दिन में ओलंपिक्स में नहीं दौड़ सकते हैं, समय लगेगा, बहुत प्रयास करना पड़ता है। एक दूसरा, इसी के लिए बता रहा था, पूर्वांचल की जो 28 जनपद है उनकी एक रीजन मानते हुए इक्वलेंट टू मेनी स्टेट्स इन इंडिया, करेक्ट? उन्हीं का कंट्रीब्यूशन इज 45%. प्लीज टेक ए लुक एट इट. सो बोथ इन एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर, नॉट इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी. दैट्स वेयर इट मेक्स ए डिफरेंस, बिकॉज 28 districts of Purvanchal, 7 districts of Bundelkhand, they have their own regional variations. हम लोगों ने 6 साल का पहले ये प्रादेशिक की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समावेश किया था। आपको आश्चर्य होगा, जब ये पूर्वांचल के समावेश हुआ था 3,500 लोग पूरा विश्व के जोड़े थे यूट्यूब में, ये कभी नहीं हुआ। जब बुंदेलखंड में ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ था 150 शोध पत्र सबमिशन हुआ था अगल बगल के सारे यूनिवर्सिटीज में। 22 मंत्री भी आए थे, 48 सेक्रेटरीज भी आए थे। ये दिखाता है कि कितना सरकार
बुंदेलखंड के लिए और पूर्वांचल के लिए प्रामुख्यता देती है, पिछले सालों में नहीं दिया था। ये भी जानना है। पिछले सालों में माननीय योगी योगी जी की आदित्यनाथ जैसा सरकार भी से पहले। मुख्यमंत्री भी नहीं था। एक आप गुड अखिलेश लीडरशिप। सरकार की बात कर रहे हाँ? हैं, अखिलेश सरकार की बात कर रहे हैं, नहीं, उस नहीं, समय नहीं। की योगी जी की योगी सरकार जी की की बात सरकार कर की बात कर रहे हैं, लेकिन If you want to have a good state, you need a good leadership. You need a dynamic leadership. Both are important. AP has also proved when Chandrababu Naidu was the chief minister. Don't forget that. You need a good chief minister. So look at after Yogi, dynamic leadership, very good law and order. और क्या चाहिए? Now, if you give a confidence, industrialists like Abhay Sharma ji और आते रहेंगे. Most of the women entrepreneurs are getting into Uttar Pradesh now. 38 लाख जो माइग्रेंट्स थे कोविड समय के जो वापस आए, 30% वापस नहीं गया। क्यों? उनको विश्वास था कि अभी उत्तर प्रदेश विकास पथ पर है, तो हम यहीं पे काम करेंगे और कर रहा है। 95 लाख MSMEs और उत्तर प्रदेश हाईएस्ट इन द कंट्री। ये भी देखिए, अब हर जनपद में एक एक मेडिकल यूनिवर्सिटी आ रहा है और कोई राज्य में नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जनपद में एक एक विश्वविद्यालय आ रहा है। प्राइवेट होगा या सरकारी भी होगा, ये भी देखना पड़ेगा। इसी प्रकार लिटरेसी लेवल बढ़ेगा, फीमेल लिटरेसी लेवल्स बढ़ेगा। MMR, maternal mortality rate, is one of the lowest now in UP. Nobody has ever thought ऐसा भी हो सकता है। 42% of the expressways in the country is in Uttar Pradesh now. 42% is not a joke. Such a huge length of expressways. लखनऊ से आजमगढ़ या गोरखपुर आप 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। कोई भी आजमगढ़ या गोरखपुर से हो, उनको मालूम होगा कितना समय लगता था। लखनऊ से आगरा 4 घंटा। करेक्ट। So this is one set. The second set is the bureaucracy has become very proactive and dynamic. You get all the numbers available on website and regularly collected. मैं और एक बार ये बताना चाहता हूं, जब भी यूपी ने कसम खाया था हम $1 ट्रिलियन पे जाएंगे, we will contribute 20% of the national GDP. In 3 years back, both in the first year and we completed second year, now we are in the third year. Both first and second year were 100% achievement. This is not a small achievement. No state has done this. You can look at this RBI numbers. So we are growing in the current prices at a 15% growth rate. It's not easy. Finance department is also given a highest number of amount, 20% of the budget expenditure for capital expenditure. That's a trigger. सारे इंडस्ट्रीज को मालूम होता है, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, इट हैज अ हाईएस्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो ऐसा भी होता है, तो प्रयास करना पड़ेगा। आप नीति आयोग ने हम लोगों को एक मौका दिया है विकसित उत्तर प्रदेश करने के लिए। 1 महीने के पहले ये भी हुआ था चर्चा, तो इसी के आधार पर नियोजन विभाग और प्रमुख सचिव ये कर रहा है विकसित यूपी। आपको अच्छा लग रहेगा, आज के दिन में इधर डाटा इज फाइन टिल यस्टरडे नाइट 3,50,000 सुझाव आ चुका है। ओके, इट विल डेफिनेटली हिट 4,50,000 नाउ। इट्स लाइक ए शेयर मार्केट, एवरी डे इट गोस अप। आपको ये मानना पड़ेगा, नीति आयोग पहले बार इतना मेटिकुलसली कंसल्टेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लाना है, तो सब लिखा है। उसी को बहुत राज्य ने माना, यूपी भी कर रहा है। आपको आश्चर्य होगा, कोई भी एक प्लान या विकास सिर्फ एक ही सरकारी आदेश नहीं होता है। प्रजाप्रभुत्व में सभी लोगों का राय लेना चाहिए। यही तो किया है, नीति आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से किया है, यही तो चल रहा है। सुब्रमण्यम जी आज काफी खुश रहेंगे, आपने बहुत नीति आयोग का कई बार आपका प्रश्न में दो चीजें बताना चाहता हूँ। आपने कहा था ना 5 क्या बड़ी चीजें करनी चाहिए उत्तर प्रदेश को। पहली चीज जो हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक शांति ना हो, जब तक पब्लिक ऑर्डर ना हो, कोई विकास नहीं होता है।
और सबसे बड़ी उपलब्धि यूपी की रही है, इट हैज़ मेड इट अ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर। इट्स एब्सोल्युटली। आप मैंने मेरे बगल में बिजनेस के व्यक्ति बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो कोई भी बिजनेसमैन आके 1 रुपए भी नहीं डालेगा। ये जो परिवर्तन आया है पूरे देश को मालूम है, ये एक बहुत बड़ी। दूसरा जो अच्छा किया है और क्या करना है मैं बताऊंगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जब एक्सप्रेसेस की बात चल रही है, द कंट्रीज बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन यूपी, इसका कोई शक नहीं है, कोई संकोच नहीं है। आई मीन देश के सबसे एडवांस स्टेट महाराष्ट्र गुजरात भी टक्कर नहीं दे सकते। लेकिन अब करना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें आपने 5 बोली, मैं 4 पे यहाँ की सबसे बड़ी ताकत क्या है, यहाँ के लोगों का फौज, यहाँ की प्रजा की जो संख्या है, ये इसकी ताकत है। सबसे पहले इन पे इन्वेस्ट करना जरूरी है, माने इनकी शिक्षा, इनकी पढ़ाई, इनकी अलग अलग प्रकार की पढ़ाई, एजुकेशन हो, स्किलिंग हो, ITI हो, लेबर फोर्स प्रॉब्लम है यू हैव टू मेक इट फर्स्ट क्लास, द बेस्ट इन द कंट्री, बिकॉज उसी से उठेगा। आई मीन तेलुगु में एक सेइंग है ना, देशमंटे मट्टी कादोय देशमंटे मनुष्य। मीन देश मिट्टी नहीं होता है, देश प्रजा होता है। तो प्रजा पे पहले इन्वेस्ट करना जरूरी है, जो भी विजन में नंबर 1। उसके बाद इनके 3 बड़े सेक्टर है। एक है एग्रीकल्चर, ये यहाँ पर तो दिस शुड बी फीडिंग द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। यहाँ इतनी ताकत है, यहाँ पानी की कमी नहीं है। आई मीन यहाँ थोड़ा पानी कम गिरे तो एक्चुअली अच्छा है, इतना पानी है यहाँ पर। तो इस जगह को प्लानिंग करना होगा, ये चावल गेहूं इससे हट के हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बिकॉज आपके भी चावल कितना खाओगे आप, महीने में 10 किलो खाओगे, आपको संपन्नता आएगी तो आप ज़्यादा चावल नहीं खाओगे, नई चीज़ें खाते हैं यू नो। तो उसकी तरफ बढ़ना होगा, नंबर 1 एग्रीकल्चर की प्लानिंग उस तरफ। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, एक ज़माने में ये देश के टॉप 3 स्टेट्स में होता था, पीछे हट चुका है, पीछे हो गया है। प्लान फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश, बड़ा इंडस्ट्री आएगा तो उसकी चारों तरफ छोटी आएंगी, सक दम बैक हियर। दुनिया में बहुत भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि सब चाहते हैं कि भारत सफल हो, भारत में ये उत्तर प्रदेश इसका फायदा उठा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, ये दूसरा। तीसरा आपका सर्विस सेक्टर, आधे से ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में काम करेंगे। आप सर्विस सेक्टर में हैं, ये कमरे में आधे लोग सर्विस सेक्टर में हैं। सर्विस सेक्टर को हम लोग थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं अपने आप हो जाएगा, रिटेलिंग हो, एजुकेशन भी एम्प्लॉयर है, हेल्थ केयर भी एम्प्लॉयर है। सर्विस सेक्टर को ग्रो करने के लिए एजू सिटीज, मेडिकल सिटीज, टूरिज्म सिटीज, इसको डेवलप करना है। यही प्लानिंग कर रहे हैं विशेषज्ञों के साथ, स्टेक होल्डर। इस पे कर लें, अपने आप आपको बाकी चमत्कार दिख जाएगा यूपी में। आलोक जी, जिन चीज़ों का जिक्र सुब्रमण्यम जी ने किया और राजू जी ने किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, इनको कैसे दूर किया जाएगा, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्पिरेशंस, उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर को ग्रोथ मिलना चाहिए, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्पिरेशंस इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लोग उत्तर प्रदेश से माइग्रेट होकर अलग राज्यों में चले जाते हैं जहाँ उनको बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वो आपका ब्रेन ड्रेन ना हो, वो स्किल सेक्टर यहीं पर मौजूद रहे, इसके लिए क्या किया जा रहा है, और किस तरह का रिस्पांस आपके पोर्टल्स में रहा है, समर्थ यूपी और विकसित यूपी? मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आपने इसके पहले ही क्वेश्चन किया था कि रोड मैप आप लोग किस तरह से बना रहे हैं। तो जैसा कि थोड़ा सा राजू सर ने टच किया, हम लोगों ने जन भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक का एक ऐसा भी हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बना सकते थे जो कि बिल्कुल ही ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर के एक विजन डॉक्यूमेंट अपनी सोच के हिसाब से बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने, और पर्टिकुलरली आपने अभी देखा होगा कि 24 आवर का नॉन स्टॉप विधानसभा में सेशन चला था, जिसमें कि सभी विधायकों से, किसी भी पार्टी के हों, सभी विधायकों से उनसे ओपिनियन लिए गए थे कि किस तरह का क्या चीज़ें पॉलिसी लाई जा सकती हैं विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए। अभी हम लोग पब्लिक को जोड़ रहे हैं, समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल हम लोगों ने बनाया है, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पूरे गांव-गांव तक सभी ग्राम प्रधानों को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पत्र लिखा है, और नॉट ओनली ग्राम प्रधान, सभी मेयर, सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को भी लेटर लिखे गए हैं। उन लोगों को इनकरेज किया गया है कि किस तरह से वे आसपास में प्रचार प्रसार करें, और जो गवर्नमेंट ये कैंपेन कर रही है उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। अभी तक जैसे मैंने बताया 4,50,000 अभी आ चुके हैं सुझाव। हम लोग हर दिन उन सुझावों को एनालाइज कर रहे हैं। IIT कानपुर के साथ एक हमने MOU किया है, किस तरीके से हम लोग AI टूल्स का यूज़ करते हुए उनमें से मीनिंगफुल सुझाव निकाल सकते हैं। हर दिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इन सुझाव में यूथ का परसेंटेज क्या है, रूरल अर्बन का परसेंटेज क्या है, इन सभी से एक एनालिसिस निकल के आएगा। हम लोग चाहते हैं कि हर जिले इससे जुड़े। कमिंग टू लाइक द सेकेंड को पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जो आपने बोला कि रीजनल इम्बैलेंसेज को दूर करने के लिए क्या किस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एसेंशियली यूपी में 4 क्षेत्र हैं, पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड।
सभी के पास अपना कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। जैसे कि पश्चिमांचल के पास बिनो जेवर एयरपोर्ट भी अभी पश्चिमांचल में आ रहा है, नोएडा है, आईटी हब के रूप में एस्टैब्लिश हो रहा है। मगर उसी तरह से बाकी और जगहों पे भी किस तरीके से हम लोग उस ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। जैसे बुंदेलखंड एरिया में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो बीडा जिसको हम लोग कहते हैं, वो आ रहा है। डिफेंस में डिफेंस कॉरिडोर का हम लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रयास चल रहा है कि डिफेंस हब के रूप में भी हम लोग बुंदेलखंड को विकसित करें। ललितपुर फार्मा पार्क, हम लोग फार्मा पार्क ललितपुर में उसको एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास चल रहा है। सोलर पार्क्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस तरह से हर जिले अपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम लोग मध्यांचल में आते हैं तो एक टेक्सटाइल पार्क, एक बहुत बड़ा 1000 एकड़ पर टेक्सटाइल पार्क लखनऊ के पास में मोहनलालगंज में एस्टैब्लिश होने जा रहा है। पीएम मित्रा पार्क है। उसके अलावा हम लोग लखनऊ को एआईसीटी के रूप में, कानपुर को ड्रोन सिटी के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए एस्पायर कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम लोग पूर्वांचल में आते हैं, गोरखपुर की हम बात करते हैं और हम लोग वाराणसी की बात करते हैं, तो टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है इस एरिया में। इसके अलावा इंडस्ट्री, जो फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोशिश ये है कि रीजनल बैलेंस बिल्कुल मेंटेन किया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करे। अगर हम कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, बीट आजमगढ़, बीट बलिया, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना अपना एक स्ट्रेंथ हो सकता है। उसके बेसिस पे उनका विजन प्लान क्या हो सकता है, वो किस तरह से अपने आप को देखते हैं 2047 में, एक गांव, एक शहर अपने आप को किस तरह से देखता है 2047 में। तो इस तरह से प्रयास चल रहा है और मैं समझता हूं कि अगर हम लोग इन सभी चीजों को निकाल करके लेके आएंगे तो जरूर एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि सभी लोगों की अपेक्षा और आकांक्षा जुड़ी हुई हो। अभय जी, 3 दिग्गज हैं यहाँ पर, उनसे अगर आप कोई सवाल करना चाहें कि आपको किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अगर आपको एक्सपेंशन करना है, आपका भी एक ऑफिस नोएडा में है, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाना है, तो कौन से वो हर्डल्स हैं जो बतौर एक कंपनी आप फेस करते हैं? आलोक जी भी हैं, सुब्रमण्यम जी से भी आप सवाल कर सकते हैं। तो दिक्कतों से पहले मैं बता दूं कि जो सारे पैनलिस्ट ने बोला और सर ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री, किसी कंपनी को ग्रो करने के लिए, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आज हम नोएडा में हैं। हमारे यहाँ चाहे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे महिलाओं की सेफ्टी हो। आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे यहाँ हार्वर्ड से, कैलक से, स्टैनफोर्ड से लोग आके हमारे नोएडा में काम कर रहे हैं। और ये संख्या आज हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ अराउंड 40,000। उस 40,000 में से 25,000 बस हमारे यूपी के हैं। और हमारा तो ये कोशिश रहती है जितने लोग यूपी से आए उतने बेटर है, राइट। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सरकार को, व्यवस्था को, जिला प्रशासन को, कि जो सेफ्टी जो प्रोवाइड की उन्होंने हमको, ओवरऑल इट्स लाइक माइंड बॉगलिंग। और आज के दिन में हम जो नोएडा में कर रहे हैं रिसर्च, पूरा सेंटर हमारा पूरा नोएडा में है और हम नोएडा में हमारे 4 ऑफिस हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 12 से 24 महीनों में 6 ऑफिस, चाहे लखनऊ में, कानपुर में और बाकी स्टेट्स, बाकी रीजन के स्टेट्स में हम ओपन करें। आज हमने कुछ रिसर्च करके कुछ ऐसा बनाया है कि आज एक जापान कंपनी है पे करके सर, उसमें 70% जो मार्केट शेयर है जापान का, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी में नोएडा से गई हुई है। तो 70% ऑफ मार्केट शेयर ऑफ पे इन जापान इज फ्रॉम नोएडा। सो नोएडा की धरती का, यूपी की धरती का जो प्यार है हम पे और जो हमारे जो उनको सहायता या सपोर्ट मिली है, इज लाइक। लेकिन नोएडा तो अब काफ़ी अग्रणी है, बाकी सारे शहरों से सबसे आगे इस समय माना जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस, इंडस्ट्रियल बेस, बहुत सारे लोग वहाँ पर। लेकिन विज़ावी दूसरे शहरों के नोएडा, तो मैंने आपको ये बताया कि नोएडा के अलावा जो हमारे ऑफिस खुल रहे हैं वो हाँ, तो कानपुर में आपको- है, लखनऊ में है और बाकी छोटे छोटे जो भी रीजन उसमें है। क्या फ़र्क पाते हैं आप विज़ावी नोएडा और बाकी जो शहर हैं? थोड़ा सा टैलेंट बेटर मिलता है नोएडा में, थोड़ा सा मुश्किल होती है वहाँ मिलने में, पर धीरे धीरे ये बहुत सुधर रहा है। तो अगर 5 साल पहले मैं का नेहा देखूं जी इस मैं- बात का जवाब देता हूँ। मुझे लगता है कि अभय जी साफ साफ चैलेंजेस क्या हैं और क्या हर्डल्स है उसको नहीं बता रहे हैं। देखिए, जो चीज़ों को, जिन चीज़ों के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, एक तो लैंड अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लैंड, जो भी इन्वेस्टर हैं अभय जी, उनको लैंड बहुत ईजिली मिल सके और सही रेट पर मिल सके, उसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है कि हाँ, अनलॉक हम कैसे। लैंड अवेलेबिलिटी या लैंड एक्विजिशन? नहीं, लैंड एक्विजिशन तो लैंड अलग अलग तरीकों से परचेज किया जा क्योंकि सकता वो भी है। एक बहुत बड़ा, तो लैंड एक्विजिशन के फेवर में गवर्नमेंट नहीं है। अभी हम लोग अधिक से अधिक चाहते हैं कि किसानों के साथ बैठ करके समझौते से एक रेट के ऊपर अराइव करके हम लोग ये करें, रादर देन फोर्सिंग, हम लोग किसी चीज़ को फोर्स करें। तो लैंड अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कि हम लोग उसको अधिक से अधिक हम लोग अवेलेबल कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगेन आपने नहीं कहा, लेकिन निवेश मित्रा पोर्टल जो है हम लोग
उसको रिवैम्प कर रहे पर हैं। सर बहुत बेटर हुआ, अगर मैं 5 हाँ। साल पहले देखूं 2019 से और अब तक तो हाँ, बहुत बेटर हुआ है। हाँ, तो अभय जी आज कुछ भी नहीं खराब बोलेंगे, वो सब अच्छा बोलने की तो ईज कोशिश ऑफ करेंगे। डूइंग बिजनेस है। उसके अलावा जो लेबर लॉज भी है, लेबर लॉज, और उस चीज को भी किस तरह से हम लोग इजी बनाए, उस और भी प्रयास चल रहा है कि आप कोई भी इन्वेस्टर हमारा उस चीज में उस तरह की डिफिकल्टी फेस नहीं करे। जो भी सारे आपको परमिशंस और वो सारी की सारी लाइसेंसेज हैं वो आपको जल्दी से जल्दी हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। एंड देन एक पार्ट जो स्किलिंग पे आपने भी टच किया था कि उसमें किस तरह से हम लोग स्किल्ड मैन पावर की कभी आपको ऐसी कमी नहीं महसूस हो कि उसके कारण से आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़े, हम लोग ये इंश्योर कर सकें। मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मैंने चैलेंजेस के हिसाब से बोलिए या अभी भी इसको एड्रेस करना जरूरी है। पहली चीज़, माहौल तो बदल गया है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह ठीक है, लेकिन वर्कफोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। आप चले जाएंगे, मैं खुद चेन्नई के आसपास जूते के फैक्ट्री में चले जाएं, एप्पल के फैक्ट्री में चले जाएं, 30-30 हज़ार लोग काम करते हैं, उसमें 10 आदमी होते हैं, बाकी सब महिलाएं होती हैं। तो ये इस लेवल का यहाँ पर मेंटालिटी में चेंज लाना जरूरी है। सुरक्षा तो आ चुका है, लेकिन अभी मन में वो भय वगैरह नहीं होना चाहिए। जब तक विमेन फैक्ट्रीज में जाके काम नहीं करेंगे, आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं आएंगी। आप दुनिया में कोई भी बड़े फैक्ट्री में चले जाएं, आपको 80-90% एम्प्लॉयज विमेन होते हैं, क्योंकि बेसिकली उनके हाथ जो होते हैं ना, दे आर मोर सूटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो वो नाइट शिफ्ट में क्या महिला जाएंगी, या उनके माँ बाप या उनके हस्बैंड अलाउ करेंगे? ये जब तक चेंज नहीं होगा, ये जरूरी है। तो इसके ऊपर एक व्यापक चेंज लाना होगा, एंड दिस इज मोर अ सोशल इश्यू, नॉट अ सिक्योरिटी इश्यू। सो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, डेवलपमेंट के लिए एक यूपी को जो आगे जो दिमाग में रखना होगा, बी ओपन टू पीपल फ्रॉम आउटसाइड। डेवलपमेंट केवल हमारा यूपी का डेवलपमेंट यूपी के लोग ही करेंगे, ये नामुमकिन है। बाहर के लोगों को हाथ खोल के आपको अंदर आने के लिए, आप बेंगलोर चले जाए, बेंगलोर में पूरा जो आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट है, कोई भी मालिक कन्नड़ा आदमी नहीं है, सब बाहर के ही लोग हैं। एक बार सारे मेरे ख्याल से हायर एजुकेशन पर भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उसी से आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता है, जीआर, और आप वहीं पर रुक जाते हैं, बाहर दूसरे स्टेट्स में नहीं जाते हैं पढ़ाई के लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें टच करना चाहिए, और शायद आलोक जी उस पर कुछ बोल पाएंगे। एक चीज, थैंक यू नेहा जी सर, जो आपने अभी क्वेश्चन किया सर कि हाँ वुमेन वर्कफोर्स का, बिल्कुल सर हम लोग उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं सर। और जो यूपी ने कुछ किया है सर पिछले सालों में, उसके बारे में आपको भी और ऑडियंसेस को अप्राइज करना चाहूँगा। हम लोगों ने 8 साल पहले जस्ट वुमेन पार्टिसिपेशन रेट वॉज 15%, केवल 15% था, और आज सर 8 साल में सर हम 35% पर हैं सर। अब हम लोग केवल 9% का सर, फ्रॉम 15% टू 35%, दिस इज अ बिग जंप। और हम लोग जैसा आज सर से डिस्कस में कर रहा था, बाय 2030 50% हम लोग का मिनिमम टारगेट है कि एट लीस्ट 50% ऑफ द वुमेन शुड ज्वाइन द वर्कफोर्स। और उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं। लाइक यूपी इज द फर्स्ट स्टेट जिसने कि अपना वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स, हम लोगों ने उसको वी इंडेक्स निकाला है, जिसमें कि हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को, हर डिपार्टमेंट को जो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम लोग देख करके हम लोगों ने इनफैक्ट rank सर, किया इससे है। पहले वाला जो सेशन था उसमें महिलाएं आई थी जो हस्तनिर्मित प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उसमें सोप्स और काफ़ी सारी चीज़ें। तो कैसे एमएसएमई से उन्हें प्रोत्साहन मिला है, वो बता रही थी कि उनका तिमाही टर्नओवर 6 करोड़ का है। जी, अब वो अपने आप में इतना ह्यूज नंबर है कि आप आश्चर्यचकित हो जाए। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, और हम उन महिलाओं को भी धीरे धीरे जोड़ रहे हैं जो सीधे तौर पर काम तो नहीं कर सकती, पर वो डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती है। तो उनका एक पूरा नेटवर्क है। आप मतलब मैं सुन रही थी तो इस बात से अचंभित हो रही थी कि कैसे आपकी कई योजनाओं ने इन महिलाओं को सिर्फ काम करने का प्रोत्साहन नहीं दिया है, कैसे वो अपनी भी पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकती हैं, अपना जो कंट्रीब्यूशन है उस पूरे क्षेत्र में वो कमेंडेबल था, मतलब हैट्स ऑफ। और वो आप सबने वो सेशन सुना भी होगा। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि वो महिलाएं ज़्यादा शिक्षित भी नहीं, कोई 12वीं पास है, कोई इतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लिए, अपनी रोजगार के लिए वो ये कर पा रही हैं। तो ये एक सराहनीय कदम है, और इसमें एमएसएमई को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि श्रेय देना चाहिए कि वो इस तरह से महिलाओं को प्रयास कर रहा है और उनको प्रोत्साहित भी कर रहा है। दो चीजें नेहा जी इसमें और बताना चाहूंगा। एक तो ऐसे लेबर लॉ जिसमें कि वुमेन के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन नहीं था, उसको भी चेंजेस किए गए हैं। कई ऐसे इंडस्ट्रीज थे, फैक्ट्रीज थे जो कि इसके पहले ओपन नहीं थे महिलाओं के लिए, उनको ओपन किया गया है। रात में किस तरह से उनको सुरक्षा का भाव भी हो और रात में भी वो काम कर सके, उसे भी किया गया है। और दूसरा, एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ये भी महसूस किया गया कि बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं जाती हैं, चाहे नोएडा में हो चाहे कहीं और पर भी,
तो उनके लिए एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल हो, उसके लिए भी एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है और उसको भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। राजू जी, कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं क्योंकि आप आंकड़ों के जादूगर हैं, मैंने महसूस किया, इसलिए मैं कुछ आंकड़ों पे आ जाती हूँ। 2017 में 3,000 करोड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, 2024-25 में 37,000 करोड़ के करीब पहुंच गया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन फिर भी एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश 10th इन रैंकिंग है दूसरे स्टेट्स के बनस्पत। ऐसा क्यों है और इसमें क्या चीजें कारगर हो सकती हैं ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ सके? जरूर, मैं कुछ बिंदु जोड़ना चाहता हूं। एफडीआई के अलावा एफडीआई जरूर बढ़ रहा है। जो आईटी रिलेटेड सर्विस सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स वन ऑफ द क्रिटिकल, उसके लिए साइंटिफिक मैन पावर, इंजीनियरिंग मैन पावर आवश्यक है, जैसे नोएडा में हो रहा है। हम लोग दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ला रहा है, मत समय लगेगा, मगर इट्स ऑलरेडी ऑन द वे। Definitely you will see in the next 3-4 years as a part of the $1 trillion economy. उसके साथ ही साथ लोगों के लिए ये भी बताना चाहता हूँ, 65% of the mobiles of India is manufactured in Uttar Pradesh. 52% of the refrigerators manufactured in Uttar Pradesh. कंज्यूमर अप्लायंसेस में अग्रणी है ये स्टेट। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में, नॉट इन तमिलनाडु। ओके, नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ because there are certain advantages there. फिर आपको ये भी देखना है, ODOP, one district, one product, यूपी is a first state and a very successful. हमारा एक्सपोर्ट जो था सिर्फ 72, 75, 80 करोड़ में था, आज 1,73,000 करोड़ just exports. Definitely it will improve in the next few years to come. दूसरा चीज ये बताना है, we have done a regional plan, state capital region with a 26,000 square kilometers covering 5 districts. You will see this is being planned for a 2051, including 2047. So you will see all the 6 districts, Lucknow, Kanpur, Hardoi, Barabanki, Amethi. ये सब मिलाते हुए. So 26,000 square kilometers, all ring roads, all metros, all hospitals, all schools and colleges. That will happen. Similarly, other regional plan in Kanpur, 5 districts, 20,000 square kilometers. So unless if we don't plan for the future, nothing will happen. In future, we will do one for a Meerut district, 5-6 districts, another in Purvanchal, Gorakhpur and surrounding districts. So unless if we don't plan, and Niti Aayog has given us an opportunity to do maximum number of public-private partnership projects. No, that's a huge one. That's a PPP. sport. Yes. So that's how it's going to happen, because there is a huge opportunity in the private sector, like they are doing in the financial, digital financing. We'll definitely do it. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है, Correct. अन्य राज्यों से भी क्या की पॉइंट्स लेने की जरूरत है ताकि यहाँ पर भी उतना ही? आपने तमिलनाडु का जिक्र किया, कई बार हम सोचते हैं ना उस स्टेट में ऐसा क्यों है, हमारे स्टेट में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैं तो यही क्यों ना, मुझे भी लगता है कई बार कि कई बार ट्रैवल करिए तो लगता है कि ये चीज क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट हो What he सकती? did not mention, which is real, लोगों की साक्षरता भी बढ़ना चाहिए. लिटरेसी रेट और Not literacy, the familiarity with the system. ये मत पूछिए कि मैंने फोन कर दिया सब कुछ मेरे घर पे आ जाना चाहिए, ऐसा मत पूछिए. आपको तो थोड़ा तकलीफ करना है. हमको एक उदाहरण दे देता हूँ. हमें युवा उद्यमी के लिए एक एंट्रेंस किया था. हमने पूछा था भाई एक प्रपोजल लिख के आए ना, प्रस्ताव, टेक्निकल प्रपोजल. क्या करें, अभी एक पन्ना भी नहीं लिखा तो. I'm just quoting an example. We trained. Now there is a separate one, 30,000 people are getting trained. But वो समय लगता है. But you don't find that problem in Tamil Nadu, Andhra, or Kerala, or other states. So we need to put more efforts. It's good. Most of the MBAs, MTechs, BTechs today of UP, those who are in other states, would like to come back. ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, लाइक टू कम बैक. सच में आया है. हम जितने लोग भी सीएम उद्यमी फेलोज की इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें सारे एमटेक एमबीए करते हैं, यूपी आना चाहते हैं वापस. That's bigger trend that's happening now, because they see now good infrastructure, good electricity, good drinking water, good housing. What else you want? You need not to travel for 2 hours in the traffic in Bangalore.
30 minutes एयरपोर्ट टू सिटी। अधिकारी लोग, आप पूछिए बैंगलोर दिल्ली में कितना समय लगता है घर से ऑफिस पहुंचने तक, यहाँ पे सिर्फ 10-15 मिनट। ये तो उन लोगों की सौभाग्य है ना। गुड़गांव छोड़ के सर। हाँ, बाकी ठीक है। गुड़गांव छोड़ के, हाँ वो एनसीआर में, यूपी में नहीं है, लेकिन still, आपने ये कहा सुविधा है। आप झांसी जाइए, कानपुर जाइए, नोएडा जाइए, लखनऊ जाइए, गोरखपुर जाइए, क्या सुविधा है। मगर आप ये भी सोचना है, कोई शहर, बड़े शहर में 10,000 से कम एक स्क्वायर फीट जगह नहीं मिलेगा आज। कैसे? लखनऊ में 12,000 है स्क्वायर फीट, गोरखपुर में 10,000 रुपए है स्क्वायर फीट, कानपुर में जाइए। कैसे? पहले ये भी नहीं सोचा। अयोध्या में 8,000 रुपए स्क्वायर फीट। एक और जो चीज़ जो बार बार उत्तर प्रदेश को लेकर आती है, बहुत सारी ऐसी शहर हैं, खासतौर पर लखनऊ और कानपुर लेकर कहा गया कि वहाँ पर मेट्रो की ज़रूरत ही नहीं थी। मेट्रो के आने से ज़्यादा दिक्कतें हो गई, मेट्रो नहीं था तब वहाँ पर ज़्यादा सहूलियत थी। ये सच है क्या? नहीं, ये एकदम झूठ है। तो ये प्रोपेगेंडा है कि मेट्रो के आने से सहूलियत हुई है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट डिस्टेंस थे, हमारे पास साधन थे, हम कर लेते थे, भले इस समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता हो, लेकिन वो ज़्यादा हमारे लिए मैं करनी इसी के लिए ऐसा आरोप मैं के एक उत्तर देने इसका के लिए एक्चुअली उल्टे दूसरे तरीके से उत्तर देता हूँ। देखिए जी, शहर बड़ा हो जाए उसके बाद मेट्रो बनाए, उससे जो अव्यवस्था होती है, उससे बेहतर है कि शहर में पहले ही प्लान करके ये चीज़ों को रख लें, जिससे कि जैसा बढ़ता जाए मेट्रो की जो विस्तार है वो भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमारी देश की आबादी आज भी 2/3 उत्तर प्रदेश में शायद 70% गाँव में रह रहे हैं या 75%। ये शहरें बढ़ेंगी, ये एक एक शहर 1-1 करोड़ का शहर बनेगा। कम से कम यूपी में 10 शहरें होंगी 1 करोड़ की। ये सारे 10 शहरों में, लखनऊ छोड़िए, बरेली में भी मेट्रो की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। और आज आप नहीं सोचेंगे, जब वो 1 करोड़ का शहर हो जाएगा कि आप बिल्डिंग तोड़ते जाएंगे, जो हाँ, तो फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो एक तरफ से आप समझ सकते हैं कि आप दूरदृष्टि के साथ पहले से प्लान कर लें। प्लानर्स को पता होता है कि ये शहर उस ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, तो पहले से ही डाल दें इन चीज़ों को। तो अभी जैसे हैदराबाद में आउटर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड के साथ रेलवे लाइन के लिए भी जगह छोड़ रखा है पहले से ही, जिससे कि वो बन सके। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी इस दिशा में सोच रहा है कि 5 मेगा रीजियंस को डेवलप करें, तो उस रीजन में अर्बन ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, ये सब पहले से ही डाल दें, अपने आप वो शहर डेवलप करें। सर, अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में कहा जा रहा था कि गंगा एक्सप्रेसवे का अहम योगदान होने वाला है। क्यों ये प्रोजेक्ट डिले चल रहा है? नहीं, डिले नहीं चल रहा है। अगले 6 महीने तक ये पूरा हो जाएगा। आज की सर, जो स्थिति टारगेट डेट थी उससे पीछे बताया जा रहा है कि तब तक नहीं हो पाएगा जैसे शिलान्यास। बारिश हो रहा है बीच में, ये भी देखना चाहिए, है ना। कभी तो कभी वो इतना चीजें सर, लोग कहते हैं कि वो तो अकाउंट करके आप एक तय समय सीमा डिसाइड करेंगे ना कि अब उद्घाटन होने रोड वाला है। बनाना, एयरपोर्ट बनाना, ये असेंबली लाइन नहीं है अनावश्यकली। ओके, अब जेवर एयरपोर्ट अक्टूबर 30 को नियुक्त हुआ है उद्घाटन के लिए। इसी प्रकार ये जो मीरठ टू प्रयागराज जो एक्सप्रेसवे हो, अगले 6 महीने तक वही आलोक जी, चलते चलते लास्ट सवाल आपसे, और क्योंकि आपका ये जो लक्ष्य है 1 ट्रिलियन का, इसको विपक्ष ने काफी मजाक उड़ाया और उसके बारे में कहा कि ये अनरियलिस्टिक है, ये पूरा नहीं हो सकता। अब क्योंकि आपका एक रोड मैप तैयार हो गया है, सारी पॉलिसीज उसी की तरफ काम कर रही हैं, अब विपक्ष क्या दाएं बाएं देख रहा है, कह रहा है कि हाँ, ये जो यूपी सरकार का वादा था ये समय पे पूरा हो जाएगा, हो सकता है पहले ही हो जाए? देखिए, फर्स्ट टाइम अभी हम लोगों ने चर्चा के दौरान देखा कि किस तरीके से लास्ट 8 इयर्स में जो हम लोगों ने कई ग्रोथ के जो पैरामीटर्स पे हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देखिए, मैं एक और आपसे नरेट करना चाहूँगा। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में अभी यूपी टॉप 5 स्टेट्स में हम लोगों ने मैक्सिमम ग्रोथ रजिस्टर किया है 25% का। तो जो टारगेट होता है, टारगेट सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 ट्रिलियन का जो एक लक्ष्य रखा गया, अब लास्ट 3 इयर्स में हम लोगों ने कॉन्जिक्यूटिव लास्ट 3 इयर्स में हम लोगों का जो ग्रोथ रेट रहा है वो नेशनल ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा रहा है। तो इस तरह के कई ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो हम लोगों ने किए हैं, और 2030 तक हम लोगों का टारगेट है यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। उसके लिए 25% से भी अधिक का नॉमिनल ग्रोथ रेट चाहिए। और मगर हम लोगों को पूरा विश्वास है, अभी तक जो हम लोगों ने लास्ट 3 इयर्स में अचीव किया है, अभी जैसा कि राजू सर ही बताए थे कि हम लोगों ने अपने लिए जो टारगेट सेट किए थे
आउट ऑफ लास्ट 3 इयर्स 2 साल में हम लोग ने उस टारगेट को भी अचीव किया है. सो वी आर प्रीटी होपफुल कि हम लोग इसको कर दिखाएंगे. तो ये उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में जैसे पहले विदेश जाया करते थे लोग, उत्तर प्रदेश देखने आएंगे, कहेंगे वहाँ का विकास मॉडल देखिए, इससे अनुसरण करिए और यही अब है सबसे आगे और सबसे बिल्कुल. फॉलो करने लायक. ऐसा हो सकता है. यस, ऐसा ही होगा. ड्रीम कम ट्रू. बिल्कुल. हम लोग हर एक क्षेत्र में, चाहे अभी अर्बन सेंटर की बात कर रहे हैं, हमारी सिटी कैसे लेवेबल हो, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोगों ने हर एक सेक्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और यूपी एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर के आया. चाहे टूरिज्म हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, उन सभी में प्रयास ये है कि यूपी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पर उभर करके. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में शामिल होने के लिए. और विकसित को माइक दे दीजिए. सवाल थोड़ा छोटा रखिएगा क्योंकि टाइम लिमिट. हाँ प्लीज, किससे है ये भी बता दीजिएगा. ऐसे ही पूछ लीजिए, आवाज आ रही है आई थिंक. साइड बढ़े बजाय लैंड को हम एक्वायर करें कॉलोनीज के लिए. एक चीज मेरा क्वेश्चन मैं को रिलेट कर देता हूँ सारे क्वेश्चन से. दूसरा मेरा कहना सर है एक सवाल बस. इसी से एक सवाल बस. एक ही सवाल है. हाँ, छोटा रखिएगा. तो इसको अर्बनाइजेशन को रोकने के लिए क्यों ना हम गांवों में ही वही सुविधाएं अच्छी तरीके से दे दें जो हम शहरों में दे रहे ये हैं. आपका आलोक जी से सवाल है. हाँ बिल्कुल. और सर आंसर कर तीसरा दीजिए हमारा ये बस सर. अरे एक मिनट इसी से. तीसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं उसका कोई प्लान इस तरीके से नहीं होता. आज हम बनाते हैं, कल खोद देते हैं, फिर आज ये पाइपलाइन पड़ रही, कल वो हो रहा है. तो ये मनियम जी ने किया है वो. मैंने सबसे पहले प्रश्न पे कि हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड को हम लोग कम से कम इस्तेमाल करें, ये आपकी बात सही है. और इसलिए अभी पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्डिंग बाय लॉज में भी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं. रेजिडेंशियल एरिया हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहाँ पर भी हम लोग का ही प्रयास है कि वी शुड गो वर्टिकल, और FAR काफ़ी इंक्रीज किया गया है. तो ये चेंजेस बिल्कुल ये फोकस में. जो सेकंड क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर के ऊपर, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि एग्रीकल्चर से अधिक लोग बाहर निकल के आए. हम लोगों ने एग्रीकल्चर को किस तरह से रिम्यूनरेटिव बनाया, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उन्हें ज़्यादा इनकम महसूस हो सके, इसलिए हम लोगों ने जो अलाइड एक्टिविटीज़ है, किस तरह से फिशरीज है, पोल्ट्री है, उनके साथ जुड़ सकते हैं. तो इसमें भी जो हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें भी और भी काफ़ी प्रयास है डेयरी, फिशरी, इन सबको इंटीग्रेट करने का एग्रीकल्चर से. इसको एक और उल्टे तरीके से बताऊंगा. देश की अगर आप टोटल एरिया देखेंगे, उसमें जो एग्रीकल्चर एरिया जो है, उसमें से 1% से भी कम ज़मीन इंडस्ट्रियल और अर्बन यूज़ में शिफ्ट होगा. गांव में लोग ज़्यादा खुल के रहते हैं, वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं. शहर में आते ही उनके एरिया कम हो जाती है, फ्लैट्स बनते हैं, जो ये वर्टिकल बोल रहे हैं. इनफैक्ट देश का वाटर हो या एग्रीकल्चर लैंड हो, इसमें से बहुत ही लेस देन 1% विल गेट डाइवर्टेड आइदर इंडस्ट्रियल और अर्बन. हम शहरों में रखते हैं, इसीलिए हमको आसपास का दिखता है. अब ग्रामीण एरियाज में देखिए, ऐसा कोई माने ये चेंज नहीं हो रहा है. वो ये डेंस होगा देश. अर्बन एरियाज आप जहाँ भी दुनिया में जाएं, यूरोप और अमेरिका में जाएं, जहाँ 3% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ कोई खेती की जमीन तो नहीं बदली. डेंस सिटीज बन गए, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो वगैरह वगैरह. यहाँ भी वही होगा. लोग और भी बड़े बड़े हायर बिल्डिंग्स में रहेंगे, उसके लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह होगा. और इनकम्स बढ़ना है तो सिटीज को ग्रो करना आवश्यक है. एंड ये इन्वेस्टमेंट यूपी सरकार कर रही है, ये बहुत खुशी की बात है. और इसी से परिवर्तन आएगा. सिटीज विल ड्राइव ग्रोथ. नोएडा हमने 10 बार सुना. आज नोएडा क्या है? शहर है. उसी शहर से अब पूरा यूपी का उत्थान हो रहा है. ऐसे 10 और नोएडास चाहिए.